Hello, guys, and welcome back to the channel. So, we are starting a new series on this channel. We will be covering the whole of polity as well as other subjects as well. But alongside that, we are also starting the biography series of some of the most important living person of the world right now, living as well as the one who have left this world. We'll be covering them as well. So, today's personality, as you can very clearly see from the picture, is, I don't think he needs any introduction, is Ayatollah Sayyid Ali Husseini Khamenei. जी हाँ, he is the present supreme leader of Islamic Republic of Iran, and he became so in 1989, and till now he still is. So let's deep dive into the topic and know more about him. तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे लीडर के बारे में जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नॉन वेस्टर्न, रिमेंबर, नॉन वेस्टर्न लीडर में से एक है, आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खमीनी। ईरान के सुप्रीम लीडर जो 1989 से आज तक इस पोजीशन पर हैं। देखिए, जब हम ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो वो एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। मतलब एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन है एंड दूसरे तरफ रिलीजन अथॉरिटी है, और इन दोनों के बीच में सबसे पावरफुल पोजीशन है सुप्रीम लीडर की, मतलब खामेनी की। खमेनी के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है, चाहे वो मिलिट्री हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, या पूरे कंट्री की स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन डिसाइड करने का पावर। सिंपल वर्ड्स में कहे तो फाइनल डिसीजन उन्हीं का होता है हर इम्पॉर्टेंट मैटर में। वो 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन की कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आयतुल्ला खमीनी ने रेवोल्यूशन लीड किया था। आयतुल्ला खुमैनी वो दूसरे हैं और आयतुल्ला खमीनी ये दूसरे हैं। Symbolizes the continuity of the 1979 Islamic Revolution after Ayatollah Khomeini, one of the most influential non-Western leaders in global politics. खमीनी बेसिकली उसी लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं, और अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स देखें स्पेशली मिडल ईस्ट में, तो खामेनी की इन्फ्लुएंस को इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी डिसीजन डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है रीजनल पॉलिटिक्स को। Moving forward, genealogy, lineage, and social origin. Born on 17th of July 1939 in Mashhad, a major Shia pilgrimage and scholarly center. ये लीडर बने कैसे, अब इसकी बात करते हैं सबसे पहले, और इनके बचपन में जाते हैं। सबसे पहले 17 जुलाई 1939 मशाद में पैदा हुए। मशाद सिर्फ एक ऐसा कोई भी लाइक एक ऐसा नॉर्मल सिटी नहीं है ईरान का, ये शिया इस्लाम का मेजर पिलग्रिमेज सेंटर है, एक बहुत बड़ा स्कॉलरली सेंटर है ये। तो मुस्लिम्स में दो सेक्ट्स होते हैं, एक होता है शिया एंड एक होता है सुन्नी, और भी हैं पर मेजर यही दो हैं। तो बचपन से ही उन्हें रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट मिला। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं। सैयद का मतलब होता है वो लोग जो बिलीव करते हैं कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट्स हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, दे believe that they are the descendants of Prophet Muhammad. And in some other video I will also explain how the Shia and Sunni, how the division between Shia and Sunni was created. So Sayyid belongs traditionally believed to be descendants of the Prophet Muhammad. तो ऑटोमेटिकली उन्हें एक स्पिरिचुअल और सोशल स्टेटस मिल जाता है कम्युनिटी में। इट्स द सेम वे लाइक जैसे ब्राह्मण इंडियन कम्युनिटीज़ में हो गए। उनके फादर आयतुल्ला सैयद जावेद खमीनी लिव्ड अ फ्रूगल लाइफ डिस्पाइट क्लरिकल स्टेटस। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ, ज़्यादा फ्लैशी या ज़्यादा ऐसा लैविश लाइफस्टाइल नहीं था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ था, मिनिमलिस्टिक था। जितना काम हो बस उतना ही चीज़ें यूज़ की, ना ओवर यूज़ ऑफ पावर कुछ की, बस अपना लाइफ डेडिकेट किया इस्लाम को। तो डिस्पाइट फ्रॉम बीइंग अ रिस्पेक्टेड रिलीजियस फैमिली, इन्होंने देखा कि चीज़ें कैसे करनी है, बहुत ही कम चीज़, मिनिमलिस्ट
मिनिमलिस्टिक्स वे ऑफ लाइफ कैसे जीना है, कैसे कम चीज़ों में चीज़ें निकालनी है, काम करना है. So this also imbibed in him discipline and religious rigor. And of course, जिस चीज़ से हम expose होते हैं बचपन में, वही it becomes a very important part of our personality, and it also played a major role in shaping what he is today. ये अर्ली एक्सपीरियंस ने उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड व्यू डेवलप किया, बेसिकली जस्टिस के बारे में, सेल्फ रिलायंस के बारे में. ये बातें आज भी उनकी पॉलिसीज़ में दिखती हैं जब वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट बात करते हैं, जब वो ईरान की सेल्फ सफिशेंसी की बात करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्ली रिलीजियस फॉर्मेशंस. बिगैन कुरानिक एंड इस्लामिक स्टडीज बिफोर एडोलेसेंस. बचपन से ही खमीनी की जर्नी शुरू हुई रिलीजियस एजुकेशन की तरफ. एडोलेसेंस से पहले ही, मतलब टीनेज से भी पहले ही, मतलब 13 साल से भी पहले, जब वो 13 साल के भी नहीं हुए थे उससे भी पहले ही उन्होंने कुरान और इस्लामिक स्टडीज़ शुरू कर दी. ये नॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, ये स्पेशलाइज्ड रिलीजियस ट्रेनिंग थी. उन्होंने क्लासिक इस्लामिक टेक्स्ट पढ़े, जैसे अरबिक ग्रामर, रिटोरिक्स, फ़िक़्ह इस्लामिक, दैट इज़ बेसिकली इस्लामिक लॉ, एंड हदीथ, आप लोगों ने सुना होगा. और हदीथ बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग्स और एक्शन का एक स्टडी होता है. जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने, उन्होंने जो भी कहा है उस सब की स्टडी, और उस उन चीज़ों का स्टडी और उनके एक्शन का स्टडी है. इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इवन अर्ली एज में खमीनी कैरिज्मेटिक स्पीकर नहीं थे. वो कभी भी ज़्यादा उनमें बहुत ज़्यादा ऑरेटरी स्किल्स नहीं हुए. उनको आप आज भी कभी भी ज़्यादा उनको स्पीचेस देखते हुए नहीं सुनेंगे. उन्हें इंटेलेक्चुअल सीरियसनेस के लिए जाना जाता है. मतलब वो दिमाग से काम करते हैं, इमोशनल स्पीचेस से नहीं. वो क्वाइटली पढ़ते थे, सीरियसली स्टडी करते थे. उनकी रिलीजियस एजुकेशन में एक कोर प्रिंसिपल थी इस्लामिक अथॉरिटी के लिए ऑबिडेंस और मॉरल डिसिप्लिन. ये फाउंडेशन बन गया उनकी फ्यूचर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का. रिलीजियस एजुकेशन एम्फसाइज्ड ओबीडियंस टू इस्लामिक अथॉरिटी एंड मॉरल डिसिप्लिन. Moving forward, now let's dive into the advanced seminary education, मसाद एंड कौम. तो जैसे जैसे खमीनी बड़े हुए, जैसे जैसे उनकी एज जो है वो बढ़ती गई, वो कौम हफ्जा गए. ये ईरान का प्रीमियर, मतलब सबसे प्रेस्टिजियस शिया सेमिनरी है. बेसिकली ऐसा समझिए कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो शिया जो रिलीजियस सेक्ट है इस्लाम का, उसके बारे में पढ़ाता है. इसको आप इस्लामिक एजुकेशन का हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड भी समझ सकते हैं. यहाँ उन्होंने पढ़ा लीडिंग क्लेरिक्स के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट टीचर थे आयतुल्ला रूहोल्लाह खमीनी हिमसेल्फ. इनके बारे में भी जानेंगे आगे हम. ये बहुत क्रूशल था क्योंकि खमीनी सिर्फ ट्रेडिशनल इस्लामिक टीचिंग नहीं कर रहे थे, वो एक रेवोल्यूशनरी इंटरप्रिटेशन ले रहे थे. ट्रेडिशनल कैलिक्स कहते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन खोमेनी का विजन था कि इस्लाम को एक्टिवली गवर्न करना चाहिए सोसाइटी को. Exposure to revolutionary interpretation of Shia Islam developed a belief that Islam actively governs society, must actively govern society, not remain continued to ritual practice. उनका ये मानना था, एंड उनके अंदर एक ये भावना जागृत हुई, पैदा हुई कि इस्लाम को एक्टिवली पार्ट लेना चाहिए कि कैसे एक सोसाइटी रन कर रही है, उसमें एक सोसाइटी के लोग जो हैं वो कैसे रहें. उसको गवर्न करने के लिए भी इस्लाम को उसका पार्ट होना चाहिए. ये सिर्फ एक रिचुअल करने का, एक दिखावा करने का ढोंग नहीं होना चाहिए, बट ये सबके लाइफ के अंदर और डीप तक इसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ताकि वो जैसे भी कुरान में कहा गया उस वैसा टाइप का लाइफ जी सके लोग. एंड इस्लाम को पूरी सोसाइटी का फाउंडेशन होना चाहिए. गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो भी इस्लामिक लॉज एंड वेरियस जो कुरान के अंदर बातें की गई हैं वैसा होना चाहिए. ये एक्सपोजर ने बेसिकली उन्हें ट्रेडिशनल क्लेरिक से एक रेवोल्यूशनरी लीडर बना दिया. नाउ अब खमीनी सिर्फ एक रिलीजियस स्कॉलर नहीं थे, वो इंटेलेक्चुअली बहुत ही डाइवर्स थे.
उन्होंने उन्हें डीप इंटरेस्ट था पर्शियन और अरबिक पोएट्री में, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी लिटरेचर में, यानी राइटिंग्स जो इस्लाम को पॉलिटिकल फोर्स के रूप में प्रेजेंट करती थी, और एंटी इम्पीरियलिस्टिक थॉट में जो वेस्टर्न डोमिनेंस के अगेंस्ट थी। उन्होंने बहुत सारे इस्लामिस्ट थिंकर्स का वर्क्स ट्रांसलेट किया पर्शियन में, मतलब वो सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहे थे, वो नॉलेज को एक्टिवली स्प्रेड भी करने का काम कर रहे थे। खमेनी के लिए कल्चर एक बैटल फील्ड था, एंड इनफैक्ट है भी। वो देखते हैं इसको एक वॉर की तरह। एक साइड पर इस्लामिक ऑथेंटिक यानी जेन्यून इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, एंड दूसरी साइड पे ऑफ कोर्स वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस है, यानी हॉलीवुड, वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न लाइफस्टाइल। उनका बिलीव है कि इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मिलिट्री रेजिस्टेंस। अगर आपने माइंड और हार्ट्स नहीं जीते तो सिर्फ वेपन्स कुछ नहीं कर सकते हैं। ये अप्रोच आज भी ईरान की कल्चरल पॉलिसीज़ में दिखता है, जैसे उन्हें वेस्टर्न मूवीज़, म्यूज़िक, सोशल मीडिया पर रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं। अब देखो कि ये सब कुछ बैन है बेसिकली ईरान में। तो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन अंडर द पहलवी रजीम। अब आते हैं उस दौर पर जिसने खमीनी को कम्प्लीटली रेडिकलाइज कर दिया, दैट इज़ द एरा ऑफ 1960s टू 1970s। ये वो टाइम था जब ईरान पर शाह की रूल थी। मोहम्मद रज़ा पहलवी जो बहुत अथॉरिटेरियन थे और हेविली प्रो वेस्ट थे। खमेनी को तीन चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो थे शाह's अथॉरिटेरियन रूल, वेस्टर्न पॉलिसीज़ एंड यूएस इन्फ्लुएंस इन ईरान, यानी अमेरिका का ईरान के रिसोर्सेस और पॉलिसीज़ पे कंट्रोल। तो खमेनी पॉलिटिकली एक्टिव बन गए। उन्होंने प्रोटेस्ट किए, स्पीचेस दिए, मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, और रिजल्ट सवाक यानी शाह की सीक्रेट पुलिस ने उन्हें रिपीटेडली अरेस्ट किया। ये सवाक वैसा ही था जैसे हिटलर के टाइम में गेस्टापो थी। नॉट एग्जैक्टली एज ब्रूटल एज देम, बट टू एन एक्सटेंट इट वाज सिमिलर टू इट। ऑफ कोर्स जब इनको अरेस्ट किया गया तो इंट्रोगेशन हुई, टॉर्चर भी ऑफ कोर्स किया ही होगा। इंटरनल एग्जाइल इनको मिला, यानी ईरान के अंदर ही इनको डिफरेंट जगह भेज दिया गया एज अ पनिशमेंट, इनको एग्जाइल कर दिया गया। लेकिन ये ऑपरेशन ने क्या किया, उन्हें और स्ट्रांग बना दिया। उनके अंदर जो इस्लामिक बिलीव्स थे उनको उससे और अटैच कर दिया। जैसे प्रेशर से डायमंड बनता है, वैसे ही हार्डशिप्स ने खमीनी की रेवोल्यूशनरी रिजॉल्व को और मजबूत कर दिया। रेवोल्यूशनरी रिजॉल्व, उन्होंने ये डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया कि अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, और ये एक्सपीरियंस उनके रेवोल्यूशनरी कमिटमेंट को फ्यूल कर रहा और करता रहा। आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट विद आयतुल्ला खोमेनी। तो फाइनली हम आते हैं उस आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन पर जो खमेनी की पॉलिटिकल फिलॉसफी का कोर है। उन्होंने विलायत अल फ़िक़्ह, दैट इज़ गार्डियनशिप ऑफ द इस्लामिक जूरिस्ट, को फुल्ली एम्ब्रेस किया। ये कॉन्सेप्ट है गार्डियनशिप ऑफ इस्लामिक जूरिस्ट, मतलब एक इस्लामिक स्कॉलर को रूल करना चाहिए। ट्रेडिशनली इस्लाम में क्लरिक्स का काम था रिलीजियस मैटर्स हैंडल करना, बट खमेनी का बिलीव था कि जो रूलर है उसको भी इस्लामिक ही होना चाहिए, उसको भी इस्लामिक जो तौर तरीके हैं उसी से रूल करना चाहिए, क्योंकि जिससे कि जो मॉरल और पॉलिटिकल करप्शन है वो ना हो, क्योंकि सेकुलर लीडर्स इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। खमेनी ने बेसिकली खोमेनी के मैसेंजर का रोल प्ले किया। वो सर्व्ड एज एन आइडियोलॉजिकल कंडोइट फॉर खोमेनीज टीचिंग। वो आइडियोलॉजिकल कंडोइट थे, मतलब खोमेनी की टीचिंग को मासेस तक पहुंचाने वाले। उन्होंने नेटवर्क्स बनाए, रेवोल्यूशनरी क्लेरिक्स और एक्टिविस्ट के बीच में ग्राउंड वर्क किया, जो बाद में 1979 के रेवोल्यूशन में काम आई। ये अलाइनमेंट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, ये स्पिरिचुअल, आइडियोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक था।
खोमेनी ने देखा कि खमेनी में वो डेडिकेशन है, वो डिसिप्लिन है जो कि एक सक्सेसर में होना चाहिए। यही रीज़न था कि जब 1989 में खोमेनी की डेथ हुई तो खमेनी को सुप्रीम लीडर चूज़ किया गया, डिस्पाइट बीइंग यंगर एंड हैविंग लोअर रिलीजियस रैंक देन मेनी अदर क्लेरिक्स। तो दोस्तों ये थी आयतुल्ला खमीनी की जर्नी, पॉवर्टी से पावर तक, स्कॉलर से सुप्रीम लीडर तक। उनका लाइफ स्टोरी दिखाता है कि कैसे पर्सनल एक्सपीरियंस, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स और पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस मिलके एक लीडर को शेप करते हैं जो आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में इतना इन्फ्लुएंशियल है। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट द एंड, वी विल come up with the next part as well. So stay tuned for more such updates. Thank you.